बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले इज़हार ताज़ियत एक बड़ी अहम शख्सियत जिसको आज कत्ल कर दिया गया, इस्माइल हानिया की शहादत पे बात कर रही हूँ। इसराइली आलमी अमन के लिए क्या अब ये ख़तरा हो सकता है, इस सब पे बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। और अगर हम ईरान के हवाले से बात कर लें तो आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जनाब इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। तो क्या आलमी मंजरनामे पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मामलात कुछ मज़ीद उलझते नज़र आ रहे हैं या किसी भी तरह से सुलझ सकते हैं। सिर्फ ये बात यहीं पे रुकी हुई नहीं है नाज़रीन, इस पर एक जस्टिफिकेशन भी सामने आई है। अमेरिका की जानिब से जस्टिफिकेशन सामने आई है और वो दी है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। वो कह रहे हैं कि इस्माइल हानिया पर हमले में अमेरिका मुलविस नहीं है। ये पहली दफ़ा अमेरिका की जानिब से एक जस्टिफिकेशन नहीं आई। इससे पहले भी जब ईरान पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, उस वक्त भी अमेरिका की जानिब से इसी तरह की जस्टिफिकेशन सामने आई थी। इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद नाज़रीन, एक अहम बिल जो था वो कल पेश किया गया और उसको आज मंजूर भी कर लिया गया। आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी से आज मंजूर हो गया। तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा साहब की कल की स्टेटमेंट है। वो कह रहे थे कि हम इस बिल को किसी भी तरह से कमेटी से पास होने नहीं देंगे, लेकिन ये बिल पास हो गया। आखिर हुकूमती हल्के जो हैं या हुकूमती इत्तेहादी जमातें जितनी भी एक्स्ट्रा सीटें हैं वो अपने पास रखने पे बज़िद क्यों हैं? क्या इस वक्त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़ी हो गई, उसके फैसले को मानने से इनकारी है? और क्या इस तरह के हीले बहाने वाकई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद अगर नहीं करते तो कामयाब हो सकेंगे? इस सब पे भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नाजरीन जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, जिसका आज छठा रोज़ है और अभी तक जमात इस्लामी डटी हुई है अपने मुतालबात पे और वो कह रही है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं मान लिए जाते वो टस से मस नहीं होंगे। जो धरना है उनका वो फैलता जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में। हुकूमत के लिए टफ़ टाइम तो डेफिनेटली है, लेकिन हुकूमत ने 2014 का धरना भी देखा हुआ। बड़े मियाँ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी 2014 126 दिन का धरना था। तो उस वक्त भी बड़े मियाँ साहब के कहा जा रहा था कि वो रिज़ाइन दे दें, लेकिन नहीं दिया। तो क्या हुकूमत अब घुटने टेकेगी, वाकई में आवाम को सहूलियात देगी या नहीं देगी? इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही मुल्क भर में नाज़रीन इंटरनेट की बंदिश का सिलसिला भी है। आज इंटरनेट सर्विस मुतासिर है, तमाम सोशल मीडिया खुला है। फायरवॉल से काबू पाना मफरूज़े के सिवा कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट दी है वज़ीर ममलिकत शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने। अब इसको हकीकत के बरक्स समझा जाए या इसको एक जस्टिफिकेशन समझा जाए, क्योंकि इंटरनेट सर्विस तो मुतासिर है। इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राइस नैन ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया राइस साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ अफान साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद अनवर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका हमें शहर इक़्तिदार से ज्वाइन करने के लिए। और मुबशर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आसिफ साहब, ये जो अभी आज हमने देखा है कि इस्माइल हानिया की शहादत, आपको क्या लगता है कि मामलात किसी जानिब कोई निमटते नज़र आ रहे हैं या आपको लगता है कि मज़ीद उलझाव पैदा होगा? क्योंकि इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा तो डेफिनेटली बन ही चुका है। देखिए जी, बात यह है जिनके लिए इसराइल ख़तरा है वो तो औंधे और पता नहीं कहाँ किस हाल में और किस ख्याल में मस्त पड़े हैं। बहरहाल एक मैसेज है, अगर इसको कोई समझे, इस मैसेज को समझने वाले भी नहीं समझ रहे और दानिस्ता अनजान बने हुए हैं, सब कुछ जानते बूझते। तो इस पे आप आलमी अमन की बात कर रही हैं। आलमी अमन किन के हाथों में है? उनको तो ख़तरा नहीं है जिनके हाथों में आलमी अमन है। आलमी अमन जिनके हाथों में नहीं है, जिनकी टके की औकात नहीं है, उनके सोचने की बात है। वो समझते हैं शायद सोचने समझने से या ध्यान करने से गुर्दे फेल हो जाते हैं या कोई मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो शायद इसी ख्याल से वो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे और होशमंदी का भी मुजाहरा नहीं कर रहे। शायद उन्हें किसी ने कहा है कि गुर्दे ना फेल हो जान, होश इतनी नहीं आना। तो बहरहाल आगे आगे देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जहाँ तक बात रह गई है इसकी, आप बात कर रही हैं
हानिया साहब की एक शहादत का अफसोसनाक वाक़या जो है, ये एक खुला पैगाम है, ये एक खुला पैगाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, खुला पैगाम है। आप कहीं भी हों, किसी भी मुल्क में हों, किसी भी हाल में हों, आप निशाने पर हैं। बाकी जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साफ करे। पैगाम दिया गया है। राय साहब से जान लेते हैं। राय साहब, ये एक, जैसे कि आसिफ साहब ने कहा कि एक खुला पैगाम है, पैगाम तो है ही है, लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि जस्टिफिकेशंस भी अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। हर दफ़ा पहले भी जब ईरान पे हमला हुआ, सबसे पहले जस्टिफिकेशन अमेरिका ने दी। आखिर अमेरिका को फ़ौरन से जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? अमेरिका की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उम्मत मुर्दा को ये नवीद देना चाहता हूँ कि इस्माइल हानिया आखिरी टारगेट नहीं है। इस्माइल हानिया उन टारगेट्स में से एक है जिनके बारे में जो इसराइल है वो यकसू है कि इन लोगों को ख़त्म करना है, इन लोगों को शहीद करना ही करना है। अब जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका एक दौर के अंदर यकीनन इसराइल का गॉडफादर रहा है, लेकिन अब चूँकि नेतन्याहू अपने इक़्तिदार की आखिरी सांसें ले रहे हैं और तो यही है कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार के अंदर ना आ सकें, तो ये उनका एक पोलिटिकल गिमिक भी हो सकता है कि उन्होंने अपने लोगों की हमायत हासिल करने के लिए सब कुछ किया हो। लेकिन ये इतना संजीदा और इतना दर्दनाक वाक़या है कि इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन बात अब मजम्मत से आगे निकल गई है। ISO को देख लें, आप UNO को देख लें, ऐसे मुर्दा खामोशी है जैसे मुर्दे की खामोशी है। किसी जानिब से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इस्लामी ममालिक के हवाले से क्या कर रहे हैं, कोई सोच बेदार हमें नज़र नहीं आती। राहील शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, उनकी सरबराही के अंदर एक अरब फोर्स बनाई गई थी। वो फोर्स इस वक्त क्या कर रही है, ये वो तमाम तर सवालिया निशान है जो आज पूरे दुनिया के अंदर बसने वाला हर मुसलमान न सिर्फ अरब ममालिक से बल्कि अपने अपने ममालिक से भी पूछ रहा है कि आखिर उम्मत के मुर्दा होने के अंदर जो कसर रह गई थी, आपने वो कसर भी पूरी कर दी। और इस्माइल हानिया जो कि हुर्रियत का निशान थे, 2017 के अंदर ये हमास के सरबरा बने थे और एक जमहूरी इलेक्टेड वजीर आजम रहे हैं इस्माइल हानिया। और जब ईरान के अंदर वो जाते हैं तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए, उसके बाद ये तमाम तर वाक़या पेश आता है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया और बिलखुसूस मुसलमान ममालिक की जो खामोशी है, ये बाइस ताज्जुब तो नहीं है लेकिन बाइस अफसोस ज़रूर है, बाइस शर्मिंदगी भी है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा सर शर्म से झुका हुआ है, इसी तरह शायद हर मुसलमान का सर जो है वो शर्म से झुका हुआ होगा कि एक जानिब कत्ल गारत हो रही है, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और हमारी जुबान से एक सादा सी मजम्मत करते हैं, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा। ठीक, शहजाद साहब, इस्माइल हानिया साहब की शहादत हमने देखी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या बिल्कुल, लेकिन दुनिया इसराइल की खुली दहशत गर्दी का असर कब नोटिस लेगी, यही बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सारे ज़मीर सोए हुए हैं। तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस वक्त ऐसे ही ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। कब उठेंगे, कब जागेंगे ये लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जागेंगे, ये इनके हवाले से आपको कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें। मेरे हिसाब से तो ये नहीं जागेंगे। उसकी वजह ये है कि हम इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, मालकी, शाफी और पता नहीं क्या क्या। आप देख लें कि इस्लामी ममालिक की एक फौज आपने बनाई थी जिसके कमांडर जो थे वो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बल्कि हैं। तो बहुत सारे लोग तो अब उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जी वो हरकत में आए, आखिर हमने ये फौज किस दिन बनाई थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी बातें तो मुतालबात की हद तक हैं। इंटरनेशनली अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो मजम्मत के बयानात आएंगे और ईरान और तुर्की के लिए थोड़ा सा ये मसला है। उसकी वजह ये है कि ईरान में उनकी शहादत हुई है तो उनके लिए प्रेस्टीज पॉइंट भी है, उनकी जो सालमियत है मुल्क की और उनकी हदूद की जो खिलाफ वर्जी हुई है उस पर उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। वो ये पैगाम तो कभी भी नहीं जाने देंगे कि वो कमज़ोर हैं या जवाबी कार्रवाई की सलाहियत नहीं रखते। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही हमें इनकी जवाबी कार्रवाई देखने में मिलेगी। तुर्किया में चूंकि वो रिहाइश पजीर थे तो तुर्किया के लिए भी है, और तुर्किया वैसे भी जिस तरह से वो अपना जो माजी है उसकी जो शान और शौकत है उसको हासिल करने के लिए जिस तरह से बेताब है और उसको लगता ही है कि उसको मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी करनी चाहिए या आगे बढ़कर रहनुमाई करनी चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी ममालिक से मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो उनमें से कोई उठता है या नहीं उठता। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है
कि हानिया साहब जो थे वो नरम खू आदमी थे, मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले आदमी थे। तो जो लोग मामलात को बातचीत के जरिए हल कर सकते थे वो उनमें से कोई एक थे। अब अगर आप उनको एलिमिनेट कर देते हैं इस प्रोसेस से, और मतलब गजा के हवाले से जिस तरह से जुल्म सितम का बाजार गर्म है, यहाँ पे हम जितनी मर्जी लफाजी कर लें और जुल्म सितम का बाजार और ख्वाब खरगोश के मजे और पता नहीं क्या क्या, मसला यह है कि जिंदा लोग मर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, उनको बुनियादी जरूरियात नहीं मिल रही, और ऊपर से बीमारी के जरिए उनको जिस तरह से बेरहमाना तरीके से मारा जाता है उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अमेरिका अगर ये कहता है कि जी मैं हमारा हाथ नहीं है, ओके फाइन, लेकिन अगर आप इसराइल की जारियत से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो जिम्मेदार तो एक तरह से हैं। ये आप अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, हो सकता है लोग इस पर यकीन करें, लेकिन जाहिर है इसराइल उनकी पुष्टपनाई के बगैर तो कुछ नहीं करता, ये तो हम सब के इल्म में है। तो मेरे हिसाब से अभी मामलात ज्यादा खराब होंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि उससे एक दिन पहले जो है ना, सिर्फ एक दिन पहले लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को जो है वो शहीद किया गया था। तो अब वो ताकत के जरिए इस मसले को इसका हल निकालने की तरफ चल पड़े हैं, वो एक एक करके जो हॉक्स हैं। अब हमास हालांकि उसके ये सियासी विंग के सरबराह थे हानिया साहब, मेरे नजदीक अगर आप बातचीत का हल निकाल देंगे कैलकुलेशन में से, तो फिर लड़ाई आपके पास वाहिद, यानी कि आपके नजदीक मामला बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बातचीत से अब मामला हल होते नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही है। शहजाद साहब आपका पॉइंट आ गया, बुखारी साहब से भी जान लो। शहजाद साहब आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, मशरिक़ वस्ता नई जंग के धाने पर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बायस तो यही लग रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान भी क्या इससे मुतासिर हो सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फायजा, मैं ताज़ियत करता हूँ फ़लस्तीन के उन यतीम बच्चों के साथ, बेवाओं के साथ और शहदा की फैमिली के साथ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, और जानें बल्कि उनकी छीन ली गई, गंवाई भी नहीं, और उसमें बर्फियत का जो भी मुजाहरा किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लॉस है पैलेस्टाइन कॉज को, इस्माइल हानिया की शहादत। तो बाकायदा उनसे ताज़ियत की जानी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर मुल्क को फ़लस्तीनी अवाम के साथ बाकायदा ताज़ियत करनी चाहिए। दूसरी बात जो आप आया कि इसका मशरिक़ वस्ता पे जंग के दहाने पे है, पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, यकीनी तौर पे पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बात भी ये है कि ये प्रॉक्सीज का गढ़ है, और इसमें मुख्तलिफ ममालिक आके हमेशा अपनी प्रॉक्सीज गढ़ते हैं, और माजी हुआ है और अभी हो रहा है, इसलिए इसका असर पड़ेगा। अलबत्ता जो मैं इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल देख रहा हूँ वो यह 3 स्टेक होल्डर्स थे जो इसराइल के खिलाफ बरसरे पेकार। नंबर 1 जो थे उसमें ऑफ कोर्स हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह, और तीसरा यमन से हुसीज जो थे वो भी इसराइल को टारगेट करते थे। और आप रिसेंट वीक्स में अगर आप देखें तो इसराइल ने हर जगह पे खिलाफ वर्जी की, बॉर्डर की। बैरूत का हमला फारूकी साहब ने फरमाया, और उसमें नंबर 2 हिजबुल्लाह के शहीद हुए। उसके बाद उन्होंने यूएन पे भी हमला किया, जिसपे सऊदी अरब को बाकायदा गुस्सा भी आया और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि आप यमन से आपको नहीं आना चाहिए था। और अब ये जो तीसरा वाकया हुआ है हानिया साहब वाला, इसमें आपने एक सोवरेनिटी को, एक मुल्क की एयर स्पेस को ब्रीच किया है। मैं उस एक वाक़े की डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हम दोनों ब्रादर मुल्क हैं, पाकिस्तान और ईरान, एक दूसरे की, ईरान ने हमारे इधर टारगेट किया तो हमने फौरी तौर पे बैफिटिंग रिप्लाई किया। अब अगर हम अप्लाई करें इस चीज़ को ईरान के ऊपर, इजराइल ने एयर स्पेस जो है और बाहर से हमला हुआ है, ईरान के एयर स्पेस को वायलेट किया है। और दूसरी बात ये कि ये अब ईरान की अपनी सॉवरेनिटी का क्वेश्चन मार्क बन जाएगा अगर वो कुछ ना करेंगे। अच्छा, इस मामले की ग्रेविटी को सेंस करते जो ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका का कोई नहीं, वो भी अब सेंस कर रहे हैं कि ये बहुत खौफनाक सिनेरियो बनने जा रहा है। यानी कि आपके नज़दीक बुखारी साहब बहुत खौफनाक सिनेरियो है जिसमें पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ सकता है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से। सबसे पहले आसिफ साहब, ये जो तरमीमी बिल पास हुआ है, यानी कि अब पार्लियामेंट ने तहैया कर लिया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ खड़े होना है, चाहे किसी भी तरीके से उसको खड़े होना पड़े।
बात यह है कि ये तरमीमी बिल कह लें, नाक इधर से पकड़नी है, उधर से पकड़नी है, किधर से भी पकड़नी है। जो दिल को लुभाने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। अच्छा, असल जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो ये नशिस्तों का मामला है, इसको जो है किस तरीके से इस बला को कैसे टाला जा सकता है, उसके लिए बिल ले आए, कोई बिल निकाल लें, कोई जुगाड़ लगा लें, कोई कर लें, व्हाटएवर। असल तो मामला वही है, ये बिल छिल तो एम ही सारे ढकोसले हैं सारे। अच्छा राय साहब, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसले के सामने मतलब एक मर्तबा फिर से हमारी पार्लियामेंट आके खड़ी हो गई कानून साजी के ज़रिए ही सही। देखिए जी, ये इलेक्शन एक्ट 2017 था और इसकी 2 तरमीम में जो है वो तरमीम की गई है। एक तो सेक्शन 66 है और एक सेक्शन 104 है। पहली जो तरमीम है उसके अंदर ये कहा गया है कि सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं होगा। ये वो ऐसी शिक है जो डायरेक्टली हिट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फिर सुन्नी तहरीक, हम किसी का भी नाम ले लें, वो इससे हिट होंगे। और दूसरी जो तरमीम की गई है उसके अंदर कहा गया है कि जिन सियासी जमातों ने फहरिस्तें ना दी होंगी वो दोबारा अहल नहीं हो सकेंगी कि नई फहरिस्तें दे सके। ये भी दोबारा हिट शिक ऐसी है जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक ही मुतासिर होंगे। सो ये जो तरमीम की गई है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या सुन्नी तहरीक का नाम लें हम, उनको मखसूस नशिस्तें देने से रोकने के लिए की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत का राइट है कि वो जो बेहतर समझती है, और पार्लियामेंट इस हवाले से सुप्रीम हुआ करती है। पार्लियामेंट कोई भी फैसला कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। और जो इस हवाले से बात हुई मेरी आज वजीर कानून के साथ, आज़म वजीर तारड़ साहब के साथ, तो उनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कोर्ट किया। उनका कहना यह था कि किसी भी अदारे को आइन में तरमीम या रीराइट करने का इख्तियार नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर पार्लियामेंट के पास ये मुकम्मल इख्तियार मौजूद है कि वो इसके लिए अपने तौर के ऊपर कोई सफाराई करे और उसके हवाले से कुछ ऐसे इकदाम उठाए ताकि आइन को रीराइट ना किया जाए। लेकिन राय साहब, आइन को रीराइट ना किया जाए, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अगर पार्लियामेंट के पास है 2/3 मेजॉरिटी तो वो आइन में तरमीम कर ले। फायजा, आइन में ही ये एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, कानून के अंदर नहीं, और उसके लिए सादा अक्सरियत काफ़ी होती है। और अभी ये मामला कायमा कमेटी के पास से अप्रूव हुआ है, अभी ऐवान के अंदर इस मामले को जाना है। और जहाँ तक बात है कि तरमीम की गई है, वज़ीर कानून का जो मौक़िफ़ था, और वो अपने मौक़िफ़ के सपोर्ट के अंदर ये बात करते हैं कि सियासी जमातों को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दिए जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम देना था अपने फैसले की रोशनी के अंदर तो 3 दिन दिए जा सकते थे, 15 दिन नहीं दिए जा सकते। फिर उनका कहना यह था कि किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि सियासी वाबस्तगी को तब्दील किया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने अपने एफिडेविट दे दिए हुए हैं, जिन लोगों ने ये कह दिया है कि हमारा ताल्लुक सुन्नी तहरीक के साथ है, वो किस तरह अपने वाबस्तगी को तब्दील कर सकते हैं? कौन सा कानून कहता है? क्या किसी आइन के किसी छोटे सब आर्टिकल के अंदर भी ये लिखा है कि आप अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील कर सकते हैं? अगर ऐसा किया गया है तो ये आइन की इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। वो बजाय इसके कि बराह रास्त अदलिया के साथ मुखासमत पैदा करें या उनके साथ किसी किस्म का एडवेंचर करें, उन्होंने एक सेफ पैसेज ढूंढा है कि हम कानून साजी कर लेते हैं और जो चीजें अभाम के अंदर हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। सो उन्होंने ये कोशिश की है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट बमुकाबला अदलिया जो मैच होने वाला है उसके अंदर जीत किसकी होती है। लेकिन आइन को पसंद करने वाले लोग, आइन का फहम रखने वाले लोग यही कहते हैं कि 73 के आइन के तहत पार्लियामेंट सुप्रीम है। बुखारी साहब, 73 के आइन के तहत पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, लेकिन हमने देखा कि 73 के आइन की जब गोल्डन जुबली मनाई गई तो 2023 में उसी आइन को पामाल भी किया गया, उसी आइन के एक भी नहीं मानी गई। अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 15 दिन तक कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब तो ये फैसला आ गया, ज़ाब्ता तो उसी ने बहरहाल तय करना है, विदो जो लाइक इट। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत ने ये एक नई चाल चली है? जी, पहले तो फायजा आप ये मुझे याद दहानी करवा दीजिए 2023 में आइन की पामाली कहाँ पर हुई। अलबत्ता मैंने 2023 में ही आइन को वाकई में रीराइट होते हुए देखा जुडिशरी की जानिब से।
सर 14 मई का सर 14 मई इलेक्शंस का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो नहीं हुआ। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे, असम्बलियां टूट गई, वो नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फरमा रही हैं आप, लेकिन उसके साथ ही वो जिन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने जिस बुनियाद पे फैसला दिया था कि जनाब जो डिफेक्शन करेंगे, जो डिफेक्ट करेंगे, जो अपनी पार्टी को छोड़ेंगे, वो नाहर तो होंगे लेकिन उनका वोट भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आइन रीराइट इसी अदलिया ने किया था जिसको आप कह रही हैं कि आइन की एलिसिडेट करते हैं, आइन को एक्सप्लेन करते हैं। और बात ये कि अब दोनों तरफ गलती है। एक तरफ राय साहब ने बड़ी निशानदेही की कि जी 3 दिन का वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, तो तखसीस क्यों थी 15 दिन का वक्त। लेकिन एट द सेम आप उसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लीजिए, उसको पीटीआई कह लीजिए, उसको आज़ाद कह लीजिए, ये कोर्ट को भी पता है और ये जो हमारे लेजिस्लेटर बैठे हैं उन्हें भी पता है कि यार ये वही लोग हैं, नामों में क्या रखा है, लेकिन अब चूंकि कानून अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो पहली बात उन्होंने कही कि कोई जो बंदा एक पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो दूसरी नहीं कर पाएगा, ये ऑलरेडी ये कानून मौजूद है और ये जो है क्लॉज अप्लाई होती है उसके ऊपर, और साथ में फ्लोर क्रॉसिंग के लॉज अगर आप पढ़ लें मोर और लेस वही हैं, उसको जरा थोड़ा सा रिफाइन कर लिया गया है। तो ये अभी चूंकि कायमा कमेटी में पेश हुआ है, वहाँ पे 8/4 की जो है शरह से ये अप्रूव किया है। जी ये देखिए, ये अब पास नहीं होता, कायमा कमेटी अप्रूव रिकमेंड करती है कि इसे टेबल कर दिया जाए। जब ये असेंबली में टेबल होगा, उसके बाद इसको सेनेट में जाना है, दोनों हाउसेस से एंडोर्समेंट चाहिए होती है। जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे फिर कोई ना कोई पिटिशन आ जाएगी, इसलिए अभी ना इस पे कोई शद्दोमत से गुफ्तगू करने की जरूरत है। गुफ्तगू की तो उस वक्त जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या वर्डिक्ट देगी। नेचुरली पीटीआई जाएगी और भी बहुत सारे लोग जाएंगे इसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। क्या फैसला आएगा, अगर फैसला हाथ में आ गया, एनफोर्स होगा, तो फिर उस वक्त हम इस पे बात करेंगे। अभी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अदालत के अंदर आप अगर किसी कानून को चैलेंज करना चाहते हैं तो दोनों ऐवानों से उसकी अप्रूवल और नोटिफिकेशन जब तक ना हो तब तक आप अदालत में उसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि अगर इस सारे मामले के ऊपर आज हम बहस करें तो शायद हमारे लेजिस्लेटर के लिए कुछ आसानी हो। आपकी राय, आप जैसे साहिब इल्म लोग जो है वो उनकी कोई रहनुमाई कर सकें। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो बेहतरीन जगह है इसको डिस्कशन के लिए वो है पार्लियामेंट, और जब पार्लियामेंट में एक दफ़े डिस्कशन हो जाए तो उसके बाद हम इसे टेकअप करेंगे ना, फिर हमारा काम है। ठीक, बुखारी साहब आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब से भी जानो। शहजाद साहब, ये जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है तहरीक इंसाफ को, अब तो कानून में तरमीम भी ले आए, अगर कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ है तो वो किसी दूसरी पार्टी में जाए तो उसको सीट्स नहीं मिलेंगी। ये जो 2 शिकें इसकी आज पास हुई हैं, सर ये एक बैटल है जो लीगल बैटल की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त हमारा हुकूमती इत्तेहाद तो वो बैटल हार चुका, तो मान क्यों नहीं लेते? जिनकी सीट्स हैं उनके हवाले कर दें, बार बार किसी न किसी एंगल से सामने आके सुप्रीम कोर्ट के खड़े हो जाते हैं। अच्छा फायजा, अभी आपने जो उम्मीद का इजहार किया ना कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, तो वो मुझे याद आ गया कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ मैंने कहा मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो मिलनी चाहिए कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। बात ये है कि ये सारी बहस जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ये अभी कबल वक्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको डिस्कस जरूर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि मेरे नज़दीक इसमें कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा कि ये मौसरबा माजी होगा। इसका अमल जो है, नाफजुल अमल जो होना है, असल तो वो डेट मैटर करेगी। एक फैसला जो हो चुका है उसको तो नहीं मुतासर होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ऑनवर्ड आज से अगर होता है, जब से ये पास हो तो उससे ऑनवर्ड होगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम खुद गुफ्तगू कर रहे हैं कि चाहे उसको सुन्नी तहरीक कह लें, चाहे उसको पीटीआई कह लें, चाहे आज़ाद कह लें, तो इसका मतलब है हम समझ तो रहे हैं कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। तो वो एक ही ग्रुप ऑफ पीपल है बेसिकली। अगर आप उनको कोई मखसूस सियासी मकासद के हसूल के लिए उनको ग्राउंड से बाहर करना चाहते हैं तो आप फेयर प्ले के जरिए अगर नहीं निकाल सकते तो फिर इस तरह करते हैं। दूसरी बात ये है
कि अदालत ने जो अपने फैसले में, अभी तो तफसीली फैसला मखसूस नशिस्तों वाला भी सामने नहीं आया जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने एलेबोरेट भी करना है, और दूसरा उन्होंने ये भी लिखा है कहीं पे इबहम पैदा हो तो आप फिर हमारे पास आइए, हम बता देंगे कि इस पे आपने क्या करना है, खास तौर पे जो अक्सरियती जजमेंट है उन जजेस के पास। तो इस हवाले से मतलब ये आपने बिल्कुल बुखारी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ऑलरेडी 63 मौजूद है, आर्टिकल 63A मौजूद है, आप डिफेक्शन करेंगे तो फारिग हो जाएंगे, आप नाअहल हो जाएंगे। ये जो वोट गिनने वाला और ना गिनने वाला, अच्छा कानून, ये मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा आइन की जो इंटरप्रिटेशन है वो ठीक नहीं हुई। उसके मुताबिक जस्टिस मुनीब गालिबन उस फैसले के ऑथर हैं, मुझे जहां तक याद पड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नाअहल हो जाएंगे और इनके वोट काउंट नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन मेरे नजदीक इसकी इंटरप्रिटेशन कानून के मुताबिक तो ठीक नहीं हुई, लेकिन लॉजिकली ठीक है कि एक आदमी अगर नाअहल हो भी जाए और अगर अपनी जमात का नुकसान करके चला जाए तो उस सूरत में उस नाअहलियत का उस जमात को तो कोई फायदा नहीं है, उसका तो नुकसान हो जाएगा। ये लॉजिक और कानून को आपने अलग अलग कैसे कर दिया फारूकी साहब? कानून लॉजिक के बगैर नहीं होता और लॉजिक, अच्छा मैं अलग नहीं कर रहा राय साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक आर्गुमेंट दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो चाहे करना चाहे वो कर सकती है। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों मौजूद है यहाँ पे? इंटरप्रिटेशन के लिए, नॉट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सुन लेना, अगर पार्लियामेंट कल को ये कानून पास कर देती है कि सिवाय राय हसनैन ताहिर के बाकी जितने भी लोग हैं वो सब एक एक कान कटवा लेंगे और वही पर पाकिस्तानी कहलाएगा जिसका एक कान होगा, बाकी सारे लोगों को कान कटवाना पड़ेगा एक, तो आपके ख्याल में वो पार्लियामेंट इस कानून के लिए हकदार है कि वो ऐसा कानून पास कर दे? पार्लियामेंट एक तो ऐसा कानून पास नहीं कर सकती, और ऐसा कानून जो कानून की बुनियादी नकात और शराइत के ऊपर पूरा ना उतरता हो उसे कानून तस्लीम ही नहीं किया जाता, और ऐसे कवानीन को यकीनन सुप्रीम कोर्ट ही उनकी इंटरप्रिटेशन करती है। उसका मतलब ये है कि जितना सुप्रीम हम पार्लियामेंट को करार दे रहे हैं, अगर आइन साजों को इतना एतबार होता है इनकी कानून साजी पे तो वो सुप्रीम कोर्ट बनाती ना, वो कहती यार आपस में बैठ के फैसला कर लिया करेंगे, चार लोग इधर से आ जाएंगे, 4 लोग उधर से आ जाएंगे। विफाक के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अहमियत है जिसको हम उस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके फैसले को भी इस तरह हमने मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से पार्लियामेंट की इज्जत और तौकीर हमें करनी है, उसी तरह से बाकी इदारे भी उसी तकरीम के मुस्तहिक हैं जिसका हम पार्लियामेंट को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी उसी तरह हमें एहतराम देना है और मुकर्रना को भी वही देना है, और इंतजामिया के साथ भी हमने, ये एक बेसिकली एक तवाज़ुन कायम करने का नाम है विफाक। अगर हम ये तवाज़ुन खराब करेंगे तो विफाक की इकाइयों को प्रॉब्लम होगा, और उसका मतलब ये होगा कि पूरा पाकिस्तान प्रॉब्लम है। यकीनन रियासत का वजूद इन तमाम अदारों के साथ ही मुमकिन है। मुबशिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुबशिर साहब। मैं एक तो आपके प्रोग्राम की वसातत से राय हसनैन साहब के दोस्त जो हैं फेडरल लॉ मिनिस्टर, मेरे भी बड़े करम फरमा हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप महसूस करते हैं कि आइन को रीराइट किया गया था तो कम से कम एक अमेंडमेंट उस क्लॉज पे 63A पे क्लैरिटी दे दें कि वोट काउंट होगा या नहीं होगा। उसको वो भूले बैठे हैं और इधर उनकी फुर्तियाँ जारी हैं। और जो असल पॉइंट है, मैं ये समझता हूँ कि ये अब मामला पूरी सीट्स का नहीं है, ये कानून साजी का टारगेट वो पूरी सीट्स नहीं है, बल्कि सिर्फ वही सीट्स हैं जिसके बारे में एक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है कि इतनी हमने अलॉट कर दी और इनके बारे में आपकी रहनुमाई दरकार है, क्योंकि जब तक वो रहनुमाई आएगी तब तक ये मेरा ख्याल है कानून भी बन जाएगा। वो जो आप रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट की बात कर रही थी वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब वो जो छोटा जो एक चंक रह गया है जो नियरली हाफ है, उसके बाद उसको सेव करने के लिए, उसको बैक करने के लिए जो है ये पुरानी इत्तेहाद उसने ये लेजिस्लेशन की है। अब ये सब पे तो उसका अप्लाई नहीं किया जा। जी बुखारी साहब, यकीनन मामला सितंबर तक डेफर हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट का है, रिव्यू का। तभी ये चीजें सामने आएंगी। इवन रिव्यू के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है कि हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करें, आप इसकी वजाहत करें हमें कि इम्प्लीमेंट किस तरह होगा, तो ये सारे मामला सितंबर तक चले गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से अपने हक के अंदर जो चाल चली गई है, यकीनन वो इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजीद कोई इंटरफेरेंस ना की गई। ठीक, राय साहब आपका भी पॉइंट आ गया। नाज़िम, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो जमात इस्लामी का 6ठे रोज में धरना दाखिल हो गया, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, एक ब्रेक के बाद।